Hello class 12th, most welcome to the last and final class of nature and significance of management. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का आज का हमारा लास्ट क्लास है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट होने के बाद क्या करना है वो हम आगे बताएंगे, बट पहले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें समझना है कि देखो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें समझी वो मैनेजमेंट के बारे में थी कि मैनेजमेंट के क्या वर्क हैं, कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके और भी कुछ बातों को हमने जाना था। बट आज के क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर का एंडिंग हमारा होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो देखो फर्स्ट क्लास में भी हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से समझा था, बट वो हम कुछ नॉर्मली समझे थे कि हाँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा इनका डिफिनेशन भी समझेंगे। ये जो पांचों मैनेजमेंट आप देख रहे हो, ये पांचों का पांचों मैनेजमेंट का आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर मिलेगा। ये जो पांच मैनेजमेंट है पांचों का आपका पर्टिकुलर चैप्टर होगा। चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके 4, 5, 6, 7, 8 ये चैप्टर्स जो हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा ही डीपली, बट करेंटली हमें इतना डीपली अभी नहीं जानना, बट एटलीस्ट इनका डिफिनेशन और ये होते क्या है ये तो जानना है। तो देखो फंक्शंस का मतलब क्या है, तो फंक्शंस का मतलब है काम, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कार्य। मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध, ठीक है। इसका हिंदी मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था, मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंध बोलते हैं। तो प्रबंध के कौन कौन से काम हैं, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट के कौन कौन से काम हैं। तो देखो कोई भी आप किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करोगे तो सबसे पहले आप उसका कुछ रूल्स बनाओगे। आप सोच रहे हो कि आपको एवरीडे 4 to 5 आवर्स पढ़ाई करना है, ठीक है। तो 4 to 5 आवर्स जो आप पढ़ाई करोगे तो आपको क्या करना है, 4 to 5 आवर्स पढ़ाई करने से पहले आपको कुछ मैनेज तो करना होगा कि हाँ ये 1 घंटा जो है वो मेरा स्कूल से आने के बाद का टाइम होगा, या 2 घंटा स्कूल जाने से पहले का टाइम होगा। इस तरह से मैनेज करोगे ना। तो सेम वर्क मैनेजमेंट का भी होता है। ये जो जितने भी वर्क है ना, जितने भी फंक्शंस है, ये सारे सीरियल वाइज चलते हैं, सब एक के बाद एक होगा। आप इसे आगे पीछे नहीं लिख सकते, आगे पीछे नहीं बता सकते, ये सब आपको ऐसे ही सीरियल वाइज बताना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला होता है प्लानिंग। प्लानिंग बोले तो इन हिंदी इसे हम बोलते हैं नियोजन। नियोजन का मतलब है योजना तैयार करना, मतलब कुछ रूल्स बनाना, योजना करना, ठीक है। आपको इसमें प्लान बनाना होगा, ठीक है, कि आप काम को कैसे करोगे, किस तरीके से करवाओगे, ठीक है। देखो मैंने लिखा है इट इज वेरी फर्स्ट फंक्शन, इट इज वेरी फर्स्ट फंक्शन, ये सबसे पहला काम है मैनेजमेंट का, ऑफ मैनेजमेंट, वेयर द डिसीजन ऑफ डूइंग वर्क इज डन। मतलब जहां पे डिसीजन किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि काम को कैसे करना है या कैसे काम को होना है, ठीक है। इट इज बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन, ये जितने भी बाकी फंक्शंस होंगे सबका बेस है, क्योंकि ये प्लानिंग में आप ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, स्टाफिंग कैसे करोगे, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कौन सा वर्क कैसे करोगे, ये सभी आते हैं, ठीक है। प्लानिंग का सीधा मतलब है आपको योजना तैयार करना है, नियोजन करना है, ठीक है, कि आपका जो वर्क है वो आप कैसे कंप्लीट करोगे, किस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव को कम समय में इफेक्टिवली विथ इफिशिएंसी ले सकते हो, अचीव कर सकते हो। ये सभी का मैनेजमेंट, ये सभी का प्लानिंग आपका फर्स्ट प्रोसेस प्लानिंग में आता है। सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवाने का काम, ठीक है, कि कौन सा काम कब करवाना है, किन से करवाना है, ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, कि काम को ऑर्गेनाइज करके रखना। जैसे कि हमारे घरों में भी हमारे जो रूम है उसमें हम सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। एक साइड हमारा अलग, एक साइड हमारा बुक कॉपीज़ है, एक साइड हमारे कबर्ड है, एक साइड कबर्ड में हमारे, एक साइड पे फॉर्मल ड्रेसेस, एक साइड पे इनफॉर्मल ड्रेसेस। इस टाइप से हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना चीज़ों को। बुक है तो बुक्स को, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है उन्हें ऊपर रखते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं है उन्हें नीचे रखते हैं। तो इस तरीके से हम सभी चीज़ों को अपने घरों में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में भी जितने भी वर्क हैं इन सभी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, अच्छे से यूज़ करने के लिए इसे एक हेल्दी तरीके से रखा जाता है या हेल्दी तरीके से करवाया जाता है, ठीक है। देखो मैंने लिखा है ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग द ड्यूटीज, टास्क एंड टू ऑर्गेनाइज ऑल वर्क। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सभी वर्कर्स को, सभी एम्प्लॉयज़ को ड्यूटी और उनके टास्क दिए जाते हैं और सभी कामों को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। समझ में आया? जैसे कि पहला फंक्शन है रॉ मटेरियल्स, पहला काम है अगर रॉ मटेरियल्स परचेस करके लाने का, तो रॉ मटेरियल्स परचेस करके लाने में जो भी मैनेजमेंट काम कर रहे हैं वो कौन कौन से लोग उनमें से किस चीज़ का रॉ मटेरियल्स लाएंगे, इन सभी को आप ड्यूटी वाइज बांट दे रहे हो। तो ये आपका हो गया एक ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। थर्ड नंबर इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है कि आपको इसमें
जितने भी वर्कर्स हैं, जैसे कि आपने प्लानिंग कर लिया कि ठीक है कि काम कैसे करना है, उसके बाद आपने ये भी तय कर लिया कि काम किन से कौन कौन सा करवाना है, लेकिन उस काम को करवाने के लिए आपके पास वर्कर्स तो होने चाहिए। आप वो वर्कर्स कहाँ से लाओगे? तो ये आपका स्टाफिंग के अंदर आता है। स्टाफिंग में आप वर्कर्स को लाते हो, और जो वर्कर्स जिस काम के लिए बने हैं, मतलब जो वर्कर्स जिस काम में आर्टिस्ट हैं या जो काम को वो बहुत अच्छे से करते हैं, जिस काम में उन्हें महारत हासिल है, वो काम को उन्हें सौंपना। ठीक है, ये आपका स्टाफिंग में आता है। देखो मैंने लिखा है, इट मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसका मतलब है कि इसमें राइट पर्सन को राइट जॉब पे लाना है। मतलब हायर तो सब कर लेते हैं, लेकिन हायर करने के बाद उससे आपको कौन से क्लास नहीं, मतलब सॉरी मैं स्कूल वाला मेरे माइंड में चल रहा है अभी तक। आपने हायर तो कर लिया, बट उससे आप कौन से वर्क में कौन से पर्सन को सौंपोगे, ये अलग बात है। ठीक है, ये होता है असली काम स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग में आपको देखना है कि आपके कौन से वर्कर को कौन सा काम मिलना चाहिए। सॉरी गाइज, यहाँ पे लाइट का ना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड, मतलब मैं पढ़ाते रह जाती हूँ और अचानक से लाइट कट जाता है, और फिर 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही, मतलब लंबे लंबे टाइम के लिए काट देता है, और उसके बाद आता है। मेरा सेटअप ऐसे किया होता है, तो मुझे वेट करना पड़ता है इसके लिए कि कब लाइट आएगा, फिर मैं आगे बताऊँगी। तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ बता रही थी, सो सॉरी फॉर दैट। तो आई थिंक मैं स्टाफिंग में थी। ओके, तो स्टाफिंग का मतलब है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना। ठीक है, कि जो सही पर्सन उसको सही जॉब पे रखे, ये ना कि अलग अलग जॉब पे रख दें। अब हम समझते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? तो डायरेक्शन देना। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना। डायरेक्शन देने का क्या मतलब? ये काम वैसे करो, ये काम अच्छे से करो, इस चीज़ को यहाँ रखो, इस चीज़ को वहाँ रखो, जो डायरेक्शन देना, इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन देना। ओके, तो प्लानिंग में मैनेजमेंट में ये डायरेक्शन कैसे? तो देखो ऐसे होता है, इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है? तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना और उनको लीड करना टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम, ताकि वो अपने टास्क को करें जो भी उनको असाइन किया गया है। ठीक है, जो भी काम उनको दिया गया है वो उनको अच्छे से करें। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि इसमें आपको जो है ना वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, लीड करना है उनको उनके काम के प्रति। ठीक है, कि वो अपने काम को कैसे अच्छे से करें, जो भी काम उनको दिया गया है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग का क्या काम है? ये सबसे लास्ट वाला काम है। देखो इसमें क्या है, कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मतलब ये सबसे लास्ट का काम है। इसमें क्या होता है कि आपने प्लानिंग अच्छे से करा कि नहीं किया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम आपने अच्छे से किए या नहीं किए, इन सभी को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। ठीक है, देखो प्लानिंग में तो बस पेपर पे वर्क होगा, ब्लूप्रिंट तैयार होगा कि कैसे प्लान करना है। ऑर्गेनाइजिंग में सबको टास्क दिया जाएगा कि काम कैसे करना है। असली काम तो स्टाफिंग से शुरू होता है। स्टाफिंग से लोगों को मतलब हायर किया जाता है, काम के आधार पे बांटा जाता है। डायरेक्टिंग में डायरेक्शन दिया जाता है, कंट्रोलिंग वगैरह किया जाता है। तो कंट्रोलिंग में देखते हैं कि बाकी सारे फंक्शन अच्छे से हुए हैं या नहीं। अगर नहीं हुए तो फिर से अच्छे से होंगे काम, और इस तरह से साइकिल चलता रहता है। पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और फिर कंट्रोलिंग में देखने के बाद फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन चलता रहता है। तो फंक्शंस तो हमारा हो गया कंप्लीट, सबका हमारा चैप्टर है, तो इसे तो डीपली जाहिर सी बात है पढ़ेंगे ही। अब हम समझते हैं एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में समन्वय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समन्वय। ठीक है, समन्वय का मतलब है तालमेल। अब ये कौन सा तालमेल है यहाँ समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एनर्जी दैट कनेक्ट्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो यहाँ पे मैंने जो लाइन लिखा है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा एनर्जी है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, और यू कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन और कोऑर्डिनेशन इज अ टास्क। कोऑर्डिनेशन, और यू कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन और कोऑर्डिनेशन इज एन एनर्जी विच कैन कनेक्ट्स ऑल द वर्क्स, ह्यूमंस एंड एम्प्लॉयज विद देमसेल्फ। मतलब एम्प्लॉयज़ को, वर्क्स को और जितने भी रिसोर्सेस है सबके बीच में तालमेल बैठाना कोऑर्डिनेशन है। सब एम्प्लॉयज़ एक साथ मिलजुल के काम करें, किन्हीं के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, सारे एक दूसरे की हेल्प करें, ये इनका जो है वो मेन फंक्शन है, या मतलब ये जो है वो कोऑर्डिनेशन का मेन काम है। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन का सीधा मतलब है तालमेल बैठाना। मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि किसी स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो, प्रिंसिपल जो इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं वो टीचर्स ना माने, कोई भी टीचर्स ना माने, तो फिर क्या वो प्रिंसिपल का काम कर रहा है? क्या वो प्रिंसिपल फिर लायक है? नहीं। कोई काम अच्छे से होगा? नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल लायक नहीं, प्रिंसिपल लायक होगा, बट टीचर्स और प्रिंसिपल के बीच में क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है तो लोग उसकी बातों को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोग उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, और ना टीचर्स की बात प्रिंसिपल मान रहे हैं, तो ये स्कूल चलेगा फिर?
नहीं ना। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक काम किसी एक लोगों को नहीं, एक इंसान को नहीं सौंपा जाता है, सारे कामों के लिए अलग अलग लोगों को बांटा जाता है। और ये सारे काम क्योंकि अलग अलग हैं, सारे लोग अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में अगर एकता होगी तभी वो काम आगे चलेगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कोऑर्डिनेशन। अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन की कुछ विशेषताएं। देखो, कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो, एंड सम इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में भी इनमें से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स। ये कुछ पॉइंट है जिनको आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे हैं, तो जल्दी से समझते हैं। देखो, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया, मतलब एक बार आप सभी लोगों को एक साथ मिला के बातचीत करवा दिया, उनके बीच में अच्छा रिलेशन आपको लग रहा है कि बन गया तो बन गया, ऐसा नहीं है। डिस्प्यूट होने में देरी भी नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं, वर्कर्स हैं, उन सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना होगा। देखो क्या मैंने लिखा है, इट बिगिंस एट द प्लानिंग, ये प्लानिंग के साथ शुरू होता है, प्लानिंग स्टेज, एंड कंटिन्यूअस टिल कंट्रोलिंग, मतलब ये प्लानिंग के साथ स्टार्ट होता है, मतलब वेरी फर्स्ट फंक्शन से ये स्टार्ट होता है और वेरी लास्ट फंक्शन जो कि कंट्रोलिंग है तक चलता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है कंट्रोलिंग तक, और फिर कंट्रोलिंग में कुछ हुआ तो फिर से प्लानिंग होगा। ठीक है, फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा। बट ये जो समन्वय है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, वो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन ही एक जरिया है जिसकी वजह से आप काम करवा सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अदरवाइज अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी के बीच में तो कुछ नहीं हो सकता, चिल्ला के रह जाओ, कोई भी लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। देयर इज़ ओनली कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से आपके द्वारा बनाया गया, मतलब हाई लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को लो लेवल मैनेजर्स मानेंगे। ठीक है, और देयर इज़ कोऑर्डिनेशन जिसकी वजह से कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हाई लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट दोनों से कनेक्टेड है। राइट, नाउ द थिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब है सार्वजनिक, सार्वभौमिक। ठीक है, या यूनिवर्सल भी आप बोल सकते हो। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव बिकॉज इट इज़ यूज्ड एट एवरी प्लेस। कोऑर्डिनेशन जो है वो परवेसिव है क्योंकि ये सारे प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है, वेदर वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना हो, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी प्लेसेस पे कोऑर्डिनेशन यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि लोग तो सब जगह काम कर रहे हैं, तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लोग, रिसोर्सेज, मैनेजमेंट तो सभी जगह होते हैं ना, तो सभी जगहों पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इवन आपके घरों में भी सभी फैमिली मेम्बर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है, लव है, सिंपैथी है, तभी सब एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आपके फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके बातों को आप समझो, आपकी बातों को वो समझे, दिस इज कोऑर्डिनेशन। नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ये सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं वो अच्छे से कोऑर्डिनेट होकर काम करें। ठीक है, देखो मैंने लिखा है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये फंक्शन है, मतलब ये काम है सभी मैनेजर्स का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मैनेजर्स का मेन काम है कि वो कोऑर्डिनेट करके सभी कामों को करवाएं। ऐसा नहीं कि बस रूल बना दिए हो गया, लोग फॉलो कर लेंगे, नहीं, आपको खुद से लोगों के बीच में अपना इमेज बनाना होगा, अपना कोऑर्डिनेशन करना होगा, उनके बीच में अच्छा सा रिलेशन आपका बने, तब जाके वो आपके कामों को अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे आपके साथ सहयोग करके। नाउ द थिंग इज इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब, यूनिटी मतलब एकता, मतलब लोगों के बीच में एकता लाता है। ठीक है, लोग जो है वो एक दूसरे को समझते हैं और एकत्रित होकर काम करते हैं। ठीक है, इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड वर्कर्स। ये बाइंडिंग फोर्स में काम करता है डिपार्टमेंट्स और वर्कर्स के बीच में। अब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कितने सारे डिपार्टमेंट्स बटे होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट अलग, परचेस डिपार्टमेंट अलग है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट अलग है, तो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, वर्कर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, उनके बीच में एकता बनी रहे, ये सभी जो हैं वो आपके इसमें आएंगे। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन में यही बताया गया। ठीक है, आप इसे अपने से चाहो तो अच्छे से अरेंज करके लिख सकते हो, अभी मैं समझा रही हूँ बस। ठीक है, नाउ द थिंग इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, मतलब ये ग्रुप एफर्ट्स को प्रोत्साहित करता है, मतलब लोग एक साथ अकेले काम करने के बजाय मिल बांट के एक साथ ग्रुप में बन के काम करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये काम करवाना मैनेजमेंट के द्वारा लोगों से बहुत बड़ा टास्क है। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट टू
इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी, मतलब काम अच्छे से हो, वर्क एक्टिविटी काम अच्छे से हो, इसलिए उनके बीच में ग्रुप एफर्ट्स लाना है, कोऑर्डिनेशन इस तरीके से बनाना है कि वो ग्रुप एफर्ट करे, ठीक है। अब आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, अब इसी से आप इंपॉर्टेंट्स भी लिख सकते हो, तो इट्स योर होमवर्क कि आप इसका इंपॉर्टेंट्स एटलीस्ट खुद से लिखोगे, ठीक है। और अगर नहीं लिख पाओगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तब मैं इस पर इंपॉर्टेंट्स का क्लास ले आऊँगी, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का क्लास होगा। नाउ एक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है और ज़्यादातर एग्जाम्स में, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, एंड द क्वेश्चन इज़ कि मैनेजमेंट जो है, कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का सार है। सार मतलब क्या होता है? सार का क्या मतलब है? मतलब काम करवाने का एक तरीका, मैनेजमेंट में काम करवाने का एक तरीका है कोऑर्डिनेशन। वो कैसे? देखो, कोऑर्डिनेशन इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मीन्स सार, ठीक है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ये क्वेश्चन है कि समन्वय प्रबंध का सार है, इसे समझाएं। तो यहाँ पे मैंने बस 3 पॉइंट लिखा है। समझाने का काम तो आप करोगे, मतलब समझाने का काम तो मैं करूँगी, लिखने का काम आप करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि समन्वय प्रबंध का सार है, मतलब कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हाउ? देखो क्या है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यस, समन्वय जो है मतलब मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन आप कोई भी काम नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे फंक्शंस में जरूरी है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, आप जो भी प्लान बना रहे हो वो आपके वर्कर्स नहीं कर रहे हैं तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग भी करोगे, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइज करके काम करेंगे। कुछ भी कर लो इनमें से, बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना समन्वय के, बिना तालमेल बैठाए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तालमेल मतलब आपको आपके वर्कर्स के साथ, आपके रिसोर्सेज के साथ, आपके टाइम के साथ, सभी चीज़ों के साथ एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए, तभी ये सब होगा। सबसे मेन जो नीचे लेवल में है वो है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर कोई इन बिजनेस से या ऑर्गेनाइजेशन इसे स्किप करना चाहता है, देन इट कांट रन फॉर द लॉन्ग टाइम। ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चल सकता, डिस्प्यूट वगैरह से वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। नाउ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द क्या मैंने लिखा है, लेवल, ओके, लेवल, इट इज लेवल, LEVEL, ओके। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे लेवल में रिक्वायर्ड है, और वेदर इट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट, ओके। तो ये सभी जगहों पर काम होता है। तो आज के लिए इतना ही, मतलब ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। वाओ, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, क्लैपिंग फॉर यू ऑल। एंड अब हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा बिजनेस स्टडीज़ का होगा कि इकोनॉमिक्स का होगा कि अकाउंट्स का होगा, वो नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। आई डोंट नो, मुझे जो पढ़ाने का मन करेगा मैं वही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वैसे मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।